क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम, जो बनकर तैयार हुआ सिर्फ 38 महीने में। 3,600 मजदूर, 8,000 प्रीकास्ट एलिमेंट्स। इसके एक्सपर्ट्स और मटेरियल्स आए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान से। और इस स्टेडियम के लिए हाईटेक लाइट्स आई हैं स्पेन से। इसके अंदर हैं 1,32,000 सीट्स। ये है शानदार अद्वितीय नरेंद्र मोदी स्टेडियम। This is a monster and a half. It just is magnificent. It's very, very impressive. ऐतिहासिक मैदान में एक बेमिसाल स्पोर्टिंग वेन्यू। Yeah, the first impression of mine about the stadium was spectacular. हिस्ट्री टीवी 18 के साथ देखें इस स्टेडियम को करीब से, जो अपनी पहली इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज के लिए तैयार है। लोग तो बाहर गेट से ही इंडिया के लिए चीयर कर रहे थे। बड़ा कमाल का एहसास था। Hear all of this, you feel proud कि जिसके पीछे हमने इतनी सारी मेहनत करी थी उसको हम एग्जीक्यूट कर पाए। एक फ्यूचरिस्टिक स्टेडियम जिसे आज के गेम के लिए बनाया गया है। We will ensure that this stadium will become a pride of Gujarat and India. ये कहानी है एक मॉडर्न मार्वल की, दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की। मॉडर्न मार्वल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के लिए आज का दिन बड़ा खास है। साल भर के लॉकडाउन के बाद क्रिकेट फिर से शुरू हो रहा है। इस नए मैदान में भारत सामना करेगा इंग्लैंड का। दोनों टीम्स इस विशाल स्टेडियम को देख के दंग हैं। It's impressive from the time you enter the stadium. The size of the whole facility is huge, and it's something that we haven't seen in India in the past. It is something that we have never experienced in India before. It's the largest stadium in the world, so obviously something like that to have in India, it's a huge asset for us. This is a monster and a half. When you get into the ground, there's an eerie feeling. You know, it can scare any individual. It can scare any guy who's playing his first test match. You know, because it is overwhelming. It is that massive. This is going to be one of the iconic stadiums in the game. ये इस स्टेडियम की पहली इंटरनेशनल सीरीज है और यहाँ काफी भीड़ जम रही है। दुनिया भर की टेलीविजन ऑडियंसेस को भी मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ क्रिकेट का दीवाना भारत मुकाबला करने वाला है इस खेल के जन्मदाता से। क्रिकेट की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड के हरे भरे मैदानों में, और ये लगातार बढ़ते ब्रिटिश साम्राज्य के साथ दुनिया भर में फैल गया। इस खेल ने कई ब्रिटिश राज्यों में अपनी जड़ें जमा ली। आज करीब 100 देशों में क्रिकेट खेला जाता है, मगर सिर्फ 12 देशों को ही टेस्ट क्रिकेट खेलने का दर्जा मिल सका है। 1983 में भारत के लिए ये गेम पूरी तरह बदल गया था। We won the World Cup in 1983. I think that was the turning point, I would say. And then of course I think India started to win a lot more overseas. After that T20, winning the T20 World Cup, that was a very big thing. 2011 में भारत ने दूसरी बार ODI वर्ल्ड कप जीता था, और अब तक इंडियन प्रीमियर लीग भी जोर पकड़ चुका था। When the IPL came about, a lot of the restrictions that were there earlier on were not there. That made a difference. Players were being paid in hundreds and thousands of dollars. Players are quite happy not to even sometimes play for their country, but come and play in this. So clearly the IPL has been the biggest factor in making India the cricket powerhouse it is today. इतने सारे क्रिकेटिंग सितारे
और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फैंस होने की वजह से भारत आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का घर है। ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से 30% ज्यादा बड़ा है, कोलकाता के ईडन गार्डन्स से दुगना बड़ा है और लंदन के हिस्टोरिक लॉर्ड्स से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। ये नया स्टेडियम पुराने स्टेडियम की जगह पर ही बना है और ये गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में स्थित है। इस मैदान का इतिहास 30 साल से भी ज्यादा पुराना है। This place is very special. It was built in 1982 and we have witnessed so many memorable moments here. I remember playing the first test match ever on this ground, that was against the West Indies in '83. Subsequently, I remember against Pakistan, Sunny going past 10,000 runs. It was first big thing for us to celebrate a cricketer from our generation made 10,000 runs. So it was massive. कपिल देव का जो उन्होंने रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़ा था, संजय मांजरेकर ने कैच पकड़ा था शॉर्ट लेग पे। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर scored his maiden double century in Test. I played a lot of cricket at Motera, and my first international 100 came in Motera against Sri Lanka. Then I remember playing a World Cup quarter final against Australia, which was probably the toughest game which we played in 2011. 2014 तक इस स्टेडियम पर उम्र का असर होने लगा था और इसके मालिक गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने फैसला किया कि इस स्टेडियम की बड़े पैमाने पर मरम्मत करवाई जाए। So in 2014, I was a joint secretary of the Gujarat Cricket Association. We all office bearers sat together and we decided to renovate the stadium. So then we went to then the Chief Minister and President of GCA, Shri Narendra Modi ji, and then the Vice President of GCA, Shri Amit Shah ji, that we want to renovate the stadium. So the moment we told them about the renovating the stadium, Narendra Modi ji immediately asked that why you are thinking about renovating the stadium. You have to think about the building a new stadium. और फिर जो बात सिंपल रेनोवेशन से शुरू हुई थी वो एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने में तब्दील हो गई और फैसला किया गया दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने का, जो मिसाल होगा इस खेल के प्रति भारत के लगाव का। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की सीटिंग कैपेसिटी है 1,24,000। मोटेरा में बन रहे नए स्टेडियम को उससे भी बड़ा बनाना था। पुराने स्टेडियम की जगह नया स्टेडियम बनने लगा। डेमोलिशन का काम शुरू हो गया। जीसीए की टीम को ऐसे लोगों की तलाश थी जो इस काम को अंजाम दे सकें। इंडिया की लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टूब्रो को इसके डिजाइन और इसे बनाने का टेंडर मिल गया। उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी डेडलाइन। काम सिर्फ 38 महीने में खत्म करना था। 3 साल से कुछ ज्यादा समय में एक विशाल स्टेडियम बनाना था। क्या वो बना पाएंगे? L&T का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने देश के कुछ बड़े ही आइकॉनिक लैंडमार्क्स बनाए हैं। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, एशिया का सबसे ऊंचा वायाडक्ट, एक फूल के आकार का पूजा स्थल। मगर इतने बड़े प्रोजेक्ट को इतने कम समय में पूरा करने के लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन जरूरी था। उन्होंने डिजाइन आर्किटेक्ट्स बुलाए ऑस्ट्रेलिया से, रूफिंग एक्सपर्ट्स आए थे अमेरिका से, खास किस्म का कैनपी फैब्रिक आया जापान से, केबल्स आए इटली से और स्टेडियम की आला दर्जे की लाइटिंग की स्पेन ने। उन्होंने साथ मिलकर इसे दुनिया का सबसे शानदार स्टेडियम बना दिया। L&T ने पॉपुलस को बुलाया। ये ऑस्ट्रेलिया की बड़ी मशहूर डिजाइन फर्म है और इस तरह के लैंडमार्क स्पोर्टिंग वेन्यूज बनाने में माहिर है। इस कंपनी ने ही टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम बनाया था, जिसे बहुत से लोग दुनिया का बेस्ट स्टेडियम मानते हैं। इसी ने ही मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का मॉडर्नाइजेशन किया और लॉर्ड्स का लाजवाब वार्नर स्टैंड बनाया। पॉपुलस के एंड्रू जेम्स को इस नए स्टेडियम का डिजाइन बनाने का काम सौंपा गया।
GCA ने उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया था, स्टेडियम में आला दर्जे की मॉडर्न फैसिलिटीज होनी चाहिए जो आज के गेम की हर जरूरत पूरी करे। 4 ड्रेसिंग रूम्स, खास तौर पर बने मीडिया और ब्रॉडकास्ट एनक्लोजर्स, 76 कॉर्पोरेट बॉक्सेस, एक एयर कंडीशन्ड इंडोर नेट प्रैक्टिस एरिया, और ये सब बनाना था दुनिया के दूसरे बेहतरीन स्पोर्टिंग वेन्यूज की लागत से बहुत कम में, पर डिजाइन करने के लिए उनके पास थे सिर्फ 3 महीने। पॉपुलस के सामने आई पहली चुनौती। पुराने स्टेडियम की कुल क्षमता थी 49,000, मगर नए स्टेडियम में 1,32,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था करनी थी। ये साइट बड़ी ही अजीब थी क्योंकि हमें मौजूदा साइट पर ही काम करना था, उसी क्रिकेट ग्राउंड को अलग रूप देना था। कई जगहों पर एक से दूसरी बाउंड्री के बाद जगह ही नहीं थी। मगर इस टीम के पास एक आइडिया था जो काम कर सकता था, एक ट्विन बोल या 2 टियर सीटिंग स्ट्रक्चर। उसके लोअर बोल की सीटिंग कैपेसिटी रखी गई 55,000 और उसके ऊपर बने अपर बोल में 77,000 सीट्स बनाई जानी थी। अगर किसी मैच में सिर्फ 45 या 50,000 लोग आते तो हम उन्हें लोअर सीटिंग टियर में बिठा सकते थे, अपर टियर खाली रहता। इस तरह से इसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता था। मगर इस साइट पर उन्हें एक और समस्या का समाधान ढूंढना था। उस साइट पे एक मंदिर भी था। मंदिर में रोज लोग पूजा करने आते थे और उसे हटाया नहीं जा सकता था। नए डिजाइन को ऐसा बनाना था जिसमें उस मंदिर के लिए भी जगह बनी रहे। जब वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तब भी हमने पूजा करने के लिए वहाँ पर आने वाले लोगों के लिए अलग से एक रास्ता बनाया था, क्योंकि रोज शाम को लोग वहाँ पूजा करने के लिए आते थे। हमारे लिए इस समस्या से निपटना एक चुनौती थी। पॉपुलस टीम बड़ी दुविधा में थी। उसे लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से करीब 30 मीटर तक काटना होगा। हम अभी भी वेस्टर्न बाउंड्री के पास आ रही समस्याओं से निपट रहे हैं, पर हमें इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? स्टेडियम के कुछ हिस्से ऐसे भी थे जिन्हें काट कर मंदिर की जगह बनानी पड़ती, और मुझे लगा कि हम सीटिंग बोल के अपर टियर्स के कुछ हिस्सों को उसके ऊपर बना सकते हैं। धार्मिक समस्या का समाधान मिल गया था। अब देखना था कि दर्शकों को कोई असुविधा ना हो। मैदान में बैठे हर शख्स को फील्ड का हर भाग नजर आना चाहिए था। और फिर एक बात होती है व्यूइंग क्वालिटी, जिसका मतलब होता है हम सिर्फ फील्ड को न देखें बल्कि पूरे फील्ड को अपने करीब महसूस करें, और उसके लिए एंगल सही होना जरूरी था। सुनने में काम आसान लगता है, मगर इस 2 टियर स्ट्रक्चर को अंजाम देने के लिए डिजाइन इनोवेशन जरूरी था। अब देखिए, हम सभी को एलिवेटेड कॉन्कोर्स पर बिठाएंगे जो फील्ड से 6 मीटर ऊपर होगा, और फिर लोअर सीटिंग कुछ इस तरह से होगी और यहाँ करीब 55,000 लोग बैठेंगे, और इसके ऊपर होगी हमारी अपर सीटिंग जो कुछ इस तरह की होगी, और इसे सपोर्ट करेंगे ये मेन स्ट्रक्चर कॉलम। यहाँ भी एक कॉलम होगा और दूसरा यहाँ। फील्ड में सब कुछ साफ साफ नजर आए इसके लिए ऊंचे ऊंचे वाई शेप्ड कॉलम्स बनाए गए, जिन्हें इस ढांचे के बाहरी हिस्से में लगाया गया, और उन्होंने दोनों सीटिंग बोल्स को सपोर्ट किया। इस वजह से स्टेडियम में अंदर की तरफ बीच में पिलर्स नहीं हैं, और यहाँ बैठे लोगों को किसी भी सीट पर से मैदान बिल्कुल साफ नजर आता है। ब्लूप्रिंट तैयार है, अब बस L&D को उसे अंजाम देना है। सिर्फ 35 महीने बचे हैं, इसलिए ये कंस्ट्रक्शन टीम यहाँ प्री कास्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। स्पीड और स्टैंडर्डाइजेशन इस प्रोजेक्ट के 2 मुख्य स्तंभ हैं। इसके स्ट्रक्चरल ब्लॉक्स को करीब ही बने यार्ड में सांचों में ढाला जाएगा और फिर उन्हें साइट पर असेंबल किया जाएगा। इन खास किस्म के वाई कॉलम्स को पहले बनाया जाएगा और उनके ऊपर ही ये पूरा स्टेडियम टिका होगा। एक कॉलम बनाने के लिए 600 किलो से ज्यादा सीमेंट स्टील मोल्ड में डाला जाता है और उसे 9 दिन तक जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुल मिलाकर 84 कॉलम्स बनेंगे। स्टेडियम के लिए 8000 प्री कास्ट एलिमेंट्स चाहिए।
और उनमें 45,000 मीट्रिक टन से ज्यादा सीमेंट लगेगा। वाई कॉलम्स को उनकी सही जगह पर लाया जा रहा है। हर कॉलम का वजन 280 टन है और वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ज्यादा भारी है। करीब 30 मीटर ऊंचे ये वाई कॉलम किसी 10 मंजिली इमारत जितने ऊंचे हैं। पूरे स्टेडियम में कुल 42 बेज होंगे और हर बे में 2 कॉलम्स लगाए जाएंगे जो पूरे स्टेडियम का लोड उठाएंगे और इस तरह से किसी को भी फील्ड में देखने में परेशानी नहीं होगी। प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 33 महीने बाकी हैं। एक एक करके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को बनाकर उनकी सही जगह पर लगाया जाएगा और इस विशाल जिक्सो पजल की कड़ियां जोड़ी जाएंगी। गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं। अगर कहीं से भी कोई कमजोरी रह गई तो तबाही आ सकती है। अहमदाबाद साइस्मिक जोन 3 लोकेशन है, इसलिए स्टेडियम को भूकंप रेजिस्टेंट बनाना जरूरी है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन शुरू हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है। वाई कॉलम्स अपनी जगह पर लगाए जा चुके हैं। ब्लीचर्स, टियर्ड कंक्रीट सीटिंग स्ट्रक्चर अपनी जगह पर लग चुके हैं। धीरे धीरे स्टेडियम आकार लेने लगा है। स्टेडियम के डिजाइन में अहमदाबाद की जियोग्राफी और जियोलॉजी का भी ध्यान रखा गया है। ये शहर साइस्मिक जोन 3 में है, इसलिए यहां भूकंप का खतरा बना रहता है। यहां से सिर्फ 350 किलोमीटर दूर है भुज, जो 2001 में आए एक विनाशकारी भूकंप का केंद्र था और रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता थी 7.7। उसने अहमदाबाद को भी हिला दिया था, इसलिए स्टेडियम की छत पर खास ध्यान दिया जा रहा है। अमेरिकन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फर्म वॉल्टर पी मोर इस पर काम कर रही है। ये कंपनी पूरे अमेरिका में खास किस्म की छतें बना चुकी है। डैलस में एक रिट्रैक्टेबल छत बनाई जिसका आर्च सबसे लंबा है। लॉस एंजलिस में हॉलीवुड पार्क की बेमिसाल ट्रांसलूसेंट छत बनाई। इसने टेक्सास में दुनिया का पहला डोम्ड स्टेडियम भी बनाया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की छत बनाने का काम भारत में इस कंपनी का पहला रूफिंग प्रोजेक्ट है। क्योंकि अहमदाबाद साइस्मिक जोन 3 में है, इसलिए यहाँ भूकंप के खतरे बहुत ज्यादा होते हैं, तो हमने सोचा कि इसके रूफ स्ट्रक्चर को बिल्कुल अलग रखा जाए। ये काफी हल्का है और ये पूरी तरह से सीटिंग बोल स्ट्रक्चर से अलग है। छत को सपोर्ट देना भी जरूरी था, लेकिन जिस स्टेडियम के मैदान में रोमांचक मैच चल रहा हो, वहां दर्शकों के लिए रुकावट बनने वाले खंभे नहीं हो सकते थे। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमें इसकी छत बिना किसी इंटीरियर कॉलम सपोर्ट के बनानी थी, ताकि स्टेडियम के अंदर बैठे लोगों को मैच देखने में किसी भी तरह की रुकावट का सामना न करना पड़े। इसका डिजाइन सॉल्यूशन बड़ा ही अनूठा था। वी शेप्ड स्टील कॉलम्स बनाए गए, जिन्हें अपर बोल में स्टेडियम के पिछले हिस्से में लगाया गया। इन्हें कंप्रेशन रिंग्स से जोड़ा गया और फिर ऊपर से लगाए गए काफी हल्के टेफ्लॉन रूफ पैनल्स। इटली की एक टीम ने यहां स्टील केबल्स का एक जाल सा बना दिया, जिसके ऊपर लचीला रूफ फैब्रिक लगाया गया। हजारों मीटर स्टील केबल्स को खोलकर एक दूसरे से जोड़ा गया और फिर समय आ गया बिग लिफ्ट का। इसमें बड़े ही जबरदस्त तालमेल के साथ केबल्स की टाइटनिंग और टेंशनिंग की गई और तब स्टील का बना वो जाल हवा में करीब 40 मीटर ऊपर चला गया। बारीकी वाला ये काम 2 दिन में पूरा हुआ। एक दूसरी टीम ने फैब्रिक रूफ लगा दी। दिन रात काम चल रहा था ताकि डेडलाइन पर काम खत्म हो सके। 35,000 स्क्वायर मीटर के बेहद हल्के जापानीज रूफिंग फैब्रिक को बोल्ट करके सही जगह पर लगा दिया गया। यहाँ छत बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज किया गया है वो है ग्लास फाइबर, जिसे PTFE फैब्रिक कहते हैं।
वो जल्दी ख़राब नहीं होता है और उसमें आग भी नहीं लगती है। हमने इन बातों का पूरा ध्यान रखा है और चूंकि ये एक पब्लिक स्पेस है, एक स्टेडियम है, इसलिए हमने इस मटेरियल को चुना है। 3600 मजदूर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना रहे हैं, कड़ी दर कड़ी। इनके पास वक्त बहुत कम है। सिर्फ 5 महीने बाकी हैं, इसलिए पिच बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। 22 गज की वो पट्टी जिसके दोनों छोर पर स्टंप्स लगे होंगे, जहां होगा असली खेल। This is the only sport where surface changes. You want a good game of cricket, you won't have a good pitch. And by good pitch, I mean a pitch that encourages all aspects of the game. खराब पिच पर अच्छे गेम नहीं खेले जा सकते, जैसे कि 2009 में इंडिया श्रीलंका वनडे इंटरनेशनल के समय हुआ था। प्लेयर्स बाहर चले गए क्योंकि पिच अनप्रेडिक्टेबल थी। या फिर 1998 में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच भी खराब पिच कंडीशंस की वजह से रोक दिया गया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नियमों के मुताबिक ग्राउंड में कम से कम 17,000 स्क्वायर मीटर की आउटफील्ड होनी चाहिए। ये स्टेडियम इस क्राइटेरिया को पूरा करता है और इसके अलावा इस विशाल ओवल ग्राउंड में कुल 11 पिचेस बनाई गई हैं। आशीष भौमिक बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के चीफ पिच क्यूरेटर हैं। वो अभी तक पूरे देश में करीब 200 पिचेस बना चुके हैं। मैच शुरू होने के बाद कोई ये नहीं देखता कि मैदान कितना बड़ा है, वहां कितने लोग बैठे हैं। पिच ही सब कुछ होती है और सब सिर्फ पिच की ही बात करते हैं। पिचेस खराब हो जाती हैं और उन्हें ठीक करने में वक्त लगता है। और अगर एक ही स्टेडियम में कई पिचेस हों तो एक के बाद एक कई मैच करवाए जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 11 पिचेस हैं, लेजेंडरी ईडन गार्डन्स से एक ज्यादा। इन पिचेस को 2 अलग अलग किस्म की मिट्टी से बनाया गया है। 5 बनी हैं यहां मिलने वाली ब्लैक क्लेई मिट्टी से और 6 पिचेस बनी हैं रेड सिल्टी मिट्टी से जो मुंबई से मंगवाई गई थी। जब यहाँ लिमिटेड ओवर मैचेस होते हैं, शॉर्टर फॉर्मेट के मैचेस, तब हम काली मिट्टी वाली पिचेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लॉन्गर वर्जन के लिए लाल मिट्टी वाली पिचेस का। पिच नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 हैं BCCI मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस और IPL मैचेस के लिए। पिच के सॉइल कॉम्पोजिशन से बॉल की हरकत भी बदल जाती है और मैच पर उसका काफी असर पड़ता है। अलग अलग पिचेस होने की वजह से इंडियन क्रिकेटर्स भी अलग अलग ओवरसीज ट्रैक्स पर खेलने की तैयारी कर सकते हैं। For example, if you talk about red soil, it has more bounce as compared to the black soil. So if you want to go to Australia, you probably can practice on a red soil wicket where there is more bounce. So for example, if you have to go to Sri Lanka or Bangladesh, you can practice on a black soil where there is low bounce and starts turning a little bit more. So I'm sure when you talk about 11 pitches in Narendra Modi Stadium with different soils, that's a great thing to have because you want to try and train yourself in different conditions for different conditions as well. पिच तैयार है, अब वक्त है एक वर्ल्ड क्लास गेम के लिए आउटफील्ड तैयार करने का। बेहतरीन आउटफील्ड बनाने के लिए जबरदस्त बैलेंस बनाना पड़ता है। If you have a good pitch but not a good outfield, then you're not going to get great fielding. Good outfield will encourage lots of diving, lots of sliding, and the ball will also speed to the boundary quite nicely. घास काफी डेंस और इतनी लंबी होनी चाहिए कि डाइव करने पर क्रिकेटर्स को चोट न लगे, और घास इतनी छोटी भी होनी चाहिए कि बॉल तेजी से बाउंड्री की तरफ जाए। आप जरा इमेजिन कीजिए, अगर फील्ड पर 13 प्लेयर्स होते हैं तो उनमें से 10 हमेशा आउटफील्ड में रहते हैं। अमेरिका से बहुत सावधानी से चुनकर घास के 250 किलो बीज मंगवाए गए और यहां बर्म्यूडा घास लगाई गई है क्योंकि अहमदाबाद का मौसम काफी गर्म और सूखा रहता है। 67 पॉपअप स्प्रिंकलर्स वाला फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम
ये अंदाजा भी लगा लेता है कि हरा भरा रखने के लिए आउटफील्ड में कितना पानी डालना है। मोटेरा में हम जिस इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मॉइस्चर सेंसर भी लगा है, तो वो पता लगा लेता है कि सब सरफेस में कितना मॉइस्चर है और फिर उसके हिसाब से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि उस रोज हमें कितना पानी देना है। ये सिस्टम सबसे करीबी वेदर स्टेशन से भी जुड़ा हुआ है और ये वहां से डेटा लेकर कैलकुलेट करता है कि फील्ड में कितना पानी डालना है। मॉनसून में अहमदाबाद में रोजाना करीब 22 मिलीमीटर बारिश होती है। हालांकि यह नेशनल एवरेज से बहुत कम है, लेकिन मैच के दौरान बारिश हुई तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। 1992 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में बारिश की वजह से ही साउथ अफ्रीका को नुकसान हो गया था। 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा फाइनल 2 दिन खेला गया, मगर दोनों ही दिन बारिश में धुल गया। You know, the most frustrating thing for any sportsman, for a cricketer, is that if it stops raining and just because of wet outfield, the game doesn't start. ये समस्या बड़ी ही आम है, मगर इस स्टेडियम में लगाया गया है एक हाईटेक ड्रेनेज सिस्टम। प्लेइंग फील्ड के नीचे हेरिंगबोन पैटर्न में कई ट्रेंचेस बनाए गए हैं। इनमें करीब 6.5 किलोमीटर लंबे पाइप्स लगे हैं, जो सिर्फ आधे घंटे में 75 मिलीमीटर तक की बारिश का पानी बाहर निकाल देते हैं। ये जरूरी कैपेसिटी से 3 गुना ज्यादा है। I think whatever the money you put on the cricket ground, it will recover if the game starts sooner. If the game washed out whole day, it can be so painful for everybody. It's not only for cricketers, you know, the people who are sitting and want to see the entertainment matches. For them, it's faster you come back onto the ground, better it is. 34 महीनों की प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन के बाद अहमदाबाद का शानदार नया लैंडमार्क करीब तैयार है। ये भारत के पसंदीदा खेल की शान में बना है और दुनिया को इसका इंतजार है। गुजरात को एक नया स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन मिल गया है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। इसे नए सिरे से 3 साल से भी कम समय में बनाया गया है। अब सिर्फ फाइनल फिटिंग्स लगा के फिनिशिंग टच देने हैं। So now the red ball is a day, so that's not an issue. Only thing is the night time is white and pink ball. So how we have planned the lighting? लाइटिंग इस मॉडर्न स्टेडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे अहम चीज है। आज का क्रिकेट भी वक्त के साथ आगे बढ़ रहा है। अब तो शॉर्टर फॉर्मेट्स के साथ साथ अलग अलग रंग की गेंदों का भी इस्तेमाल होने लगा है, जिनका इस्तेमाल लाइट्स के हिसाब से किया जाता है। डे एंड नाइट मैचेस में काफी भीड़ आती है और उससे प्राइम टाइम टेलीविजन व्यूइंग भी बढ़ जाती है। मगर मैच के दौरान दिन से रात के बीच का सीमलेस ट्रांजिशन बहुत ही ट्रिकी होता है। टेक्नोलॉजी ने इसका भी हल ढूंढ लिया है। स्टेडियम के अंदर एक स्पेशलिस्ट टीम मैन्युअली हर लाइट के सही एंगल को तय कर रही है, ताकि पिच पर कोई शैडो ना बने। ऊपर थोड़ा राइट थोड़ा सा राइट। ठीक है सर, डन लॉक कर दो लाइट। स्पेन से 580 हाईटेक एलईडी लाइट्स मंगवाई गई हैं और उनमें से हर एक 1500 वॉट्स की है, ताकि पिच पर बराबर रोशनी हो। So as far as floodlight is concerned, it's a unique floodlight, you know, it's a LED floodlight. So apart from the stadium, you will find pole floodlight. So it will cut the shadow. And as far as capacity of floodlight is concerned, its capacity is 3000 lux at the center. Now as per ICC norms, you need 2000 lux at the center. So we have 1000 lux extra. ये पावर एफिशिएंट लाइट हैं। अगर हम इनकी तुलना आम लाइट से करें तो वो 2 किलोवाट की होती हैं, जबकि ये 1.5 किलोवाट की हैं और ये 20 से 30% ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी हैं। एक स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स लाइटिंग सिस्टम गेम का मजा और बढ़ा देता है और दर्शकों को ज्यादा मजा आता है।
lights are very important, not only from the stadium or from the spectators or for the viewers' point of view, but imagine from the players' point of view whose life is particularly dependent on that particular delivery. ईडन गार्डन्स जैसे पुराने स्टेडियम्स में ऊंचे ऊंचे टावर्स पर हाई इंटेंसिटी मेटल हैलाइड लैंप्स लगे हैं, मगर यहाँ इस स्टेडियम में पुराने पोल लाइटिंग सिस्टम की जगह आला दर्जे की एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं, जो पूरी फील्ड के चारों तरफ लगी रिंग पर लगी हैं और उनसे बराबर रोशनी फैलती है। The LED lights make it that much easier than the earlier lights because you can see the ball very clearly, and even as a spectator, you get to see the ball, even if it's an inside edge. You're able to spot the ball immediately because of the lighting. The atmosphere under lights in the evening is something which is very, very impactful, something that the players are going to remember for a long, long time. ये स्टेडियम साबरमती नदी के किनारे बना है और इसके फसाड पर खास कॉपर वेव्स बनी हैं, जो नदी के बहते पानी को दिखाती हैं और ये अहमदाबाद शहर की पहचान है। स्टेडियम के अंदर आने जाने के लिए दर्शक एक कोर्टयार्ड का इस्तेमाल करते हैं। स्टेडियम के चारों तरफ ये खुली जगह बनी है। यहाँ एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड बना है जो कई जगहों पर 50 या 60 मीटर चौड़ा है और स्टेडियम के चारों तरफ ऐसा है तो दर्शक चारों तरफ घूमकर इसे देख सकते हैं और घूमते वक्त दर्शक स्टेडियम के अंदर भी देख सकते हैं। ये चौड़े कोर्टयार्ड स्टेडियम के अंदर सीटिंग एरिया तक जाते हैं। जैसे ही आप अंदर जाते हैं आपको ये पूरा स्टेडियम साफ नजर आता है ठीक सामने। इस चौड़े रास्ते की वजह से यहाँ ज्यादा भीड़ बढ़ने का खतरा नहीं रहता है और दर्शक बड़ी आसानी से दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में आ जा सकते हैं। ग्राउंड से बाहर निकलने के वक्त स्पोर्ट्स ग्राउंड की सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है और सभी को 8 मिनट के अंदर सीटिंग बोल से निकलकर एक सुरक्षित जगह तक पहुंचना होता है। बाहर निकलने के कई रास्ते होने की वजह से भीड़ को नियंत्रित रखा जा सकता है। सिर्फ अपर सीटिंग बोल से ही यहाँ 85 एग्जिट्स हैं जिन्हें हम वॉमिटरीज कहते हैं। तो अपर सीटिंग बोल में 85 वॉमिटरीज हैं। सबसे ऊपर वाले एक स्पाइरल स्टेयर की तरह कॉलम का चक्कर लगाते हुए नीचे आते हैं, तो बाहर निकलने वालों की संख्या के हिसाब से हमें उन वॉमिटरीज को कैलकुलेट करना पड़ता है। 2 महीने में काम पूरा करना है। अब फाइनल पीसेस को सही जगह पर लगाया जा रहा है। 1,32,000 सीट्स में से अब बस कुछ ही लगानी बाकी रह गई हैं। ये कलरफुल सीट्स इस कंक्रीट स्ट्रक्चर के नजारे को और भी खूबसूरत बना रही हैं। अक्सर इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि वीआईपीज को कोई कमी न रहे और वो फैसिलिटीज काफी लग्जूरियस होती हैं, मगर हम डिजाइनर्स का ज्यादा ध्यान उन दर्शकों पर होता है जो वहां बैठकर मैच देखते हैं। इंटीरियर्स का काम तेजी से चल रहा है। स्टेडियम का हॉल ऑफ फेम अब फाइनल शेप ले चुका है। इन दीवारों पर भारत में क्रिकेट की विरासत की दास्तान दर्ज है, उनके सम्मान में जिन्होंने इस गेम को नई बुलंदियों तक पहुंचाया है और उन प्लेयर्स के नाम भी जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को इंस्पायर किया है। जय शाह पिछले 3 साल से स्टेडियम के काम की देखरेख कर रहे थे और अब उनका सपना साकार हो गया है। We will have IPL in future. We will have World Cup matches in future. We will ensure that this stadium will become a pride of Gujarat and India. पूरा राष्ट्रगीत संपन्न होने के बाद ही अब इस तैयार स्टेडियम को दुनिया को दिखाया जा सकता है। इसका उद्घाटन किया भारत के राष्ट्रपति ने। दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा। अब ये स्टेडियम देश के सबसे लोकप्रिय खेल के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम
दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट अरीना, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी और इस गेम की शान में बना ये स्टेडियम आने वाली कई पीढ़ियों को मुग्ध करता रहेगा। इसे बनाने में 3 साल लग गए और 800 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो किसी और वर्ल्ड क्लास स्पोर्टिंग वेन्यूज के मुकाबले बहुत कम है। इस स्टेडियम को बनाने के लिए क्रिकेटर्स से भी सलाह ली गई, ताकि इस गेम की और उसके प्लेयर्स की हर जरूरत पूरी की जाए। We have so many prominent cricketers in Gujarat like Jasprit Bumrah, Akshar Patel and Parthiv Patel. So we got a feedback from them. Hear all of this, you feel proud कि जिसके पीछे हमने इतनी सारी मेहनत करी थी उसको हम एग्जीक्यूट कर पाए। फॉर्मर क्रिकेटर और इंडिया के विकेट कीपर बैट्समैन पार्थिव पटेल को इस स्टेडियम प्रोजेक्ट का कंसल्टेंट बनाया गया। उनके सुझाव और उनकी सलाह बेशकीमती साबित हुई। क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सब कुछ चीज़ें जो हो सकती है वो सारी कवर करने की कोशिश करी। पहले थोड़ा यहाँ पे व्यूइंग एरिया जो है वो था नहीं, तो वो 4th फ्लोर पे था। सो इट वाज आवर एडवाइस कि आप 4th फ्लोर से नीचे आओगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। सो राइटली बिकॉज जो बना रहे थे उनको वो आइडिया नहीं था कि 1.5 मिनट में आपको विकेट तक पहुँचना होता है, तो वो चीज़ हमने चेंज कराई थी। इस स्टेडियम के लेआउट और डिजाइन में इस गेम के अलग अलग एस्पेक्ट्स और उसके मॉडर्न फॉर्मेट्स को भी शामिल किया गया है। So we have 4 dressing room. Each dressing room is connected by the gym, strategy room and meeting room. So we are able to do 2 matches per day. And you see the facilities now, it's chalk and cheese. You know, the dressing rooms, the dining area, the toilets, you know, the recovery rooms is fabulous. You know, and I think the players deserve it. There's a lot of space. There's ample room for everyone to be comfortable. The gyms are huge. Everything has been taken care of. The facility is really nicely laid out. We haven't quite experienced something of this magnitude in the past in India. कई सालों की प्लानिंग और कड़ी मेहनत के बाद ये शानदार नया मैदान तैयार हो पाया है। जिस तरह से अब कुछ चीज़ें बनी हैं, जिस तरह से हिस्ट्री के साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, तो ये देख के बहुत प्राउड फील होता है। और थोड़ा सा ऐसा हल्का सा मलाल भी रहता है कि अभी 5-6 महीने पहले रिटायर हुआ हूँ, तो यहाँ पे कोई मैच नहीं खेल पाऊँगा ऐसे इंटरनेशनल या स्टेट वाला। स्टेडियम अब अपनी पहली T20 सीरीज के लिए तैयार है। टीम इंडिया इस नए मैदान में इंग्लैंड से मुकाबला करने के लिए पहुंच चुकी है। I think it's outstanding. It's right up there with anything else in the world. My first impression was absolutely brilliant, and I'm sure all of us playing there, being there, enjoyed the most. ग्राउंड मैच के लिए तैयार है। घास काटी जा चुकी है। क्यूरेटर्स ने पिच की जांच कर ली है और सिक्योरिटी टीम आखिरी जांच कर रही है। 24 घंटे से भी कम वक्त में सबकी आंखें होंगी इस पहली T20 सीरीज पर, जो दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम और भारत के मॉडल माहौल में खेली जाएगी। डी-डे। लॉकडाउन के बाद अब कुछ ही घंटों में इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच शुरू होने वाला है। माहौल जोश से भरा हुआ है और बात सिर्फ मैच की ही नहीं रही, बल्कि इस विशाल स्टेडियम की भी चर्चा हो रही है। ग्राउंड पूरी तरह से तैयार है। ब्रॉडकास्ट रूम और कमेंट्री बॉक्स में जल्दी ही जान आ जाएगी। एक बार फिर से दर्शकों के सामने क्रिकेट खेला जाएगा और फैंस आने लगे हैं। ये इस गेम के लिए अच्छी खबर है और दुनिया के इस नए सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के लिए भी।
सुधीर चौधरी भी यहां पहुंच चुके हैं। ये इंडिया के सबसे मशहूर क्रिकेट फैन हैं। इन्हें अपने इस अवतार में आने में 8 घंटे लगते हैं। It's the fans, it's the spectators that make Indian cricket what Indian cricket is all about. So when you're building a stadium, the first thing that should come in your mind is probably the kind of facilities you could create for those spectators, because there could be a lot of people who would come and watch the game for the first time in their life. And when they go back home, they should remember that memory for the rest of their life and say that I went to Narendra Modi Stadium and I had the best experience of my life. I want to go back again. सारे रास्ते नरेंद्र मोदी स्टेडियम की तरफ ही जा रहे हैं। मेरा नाम है सुकुमार और मैं बेंगलुरु से आया हूं। भारत माता की जय। From this T20 series point of view, we have people coming to watch, and when things finally become normal, we'll probably have a full house at some stage. So to see over 1.3 lakh people in the ground at once would be something amazing to experience. फैंस ही इस खेल की असली जान है। मगर ये देश अभी साल भर के लॉकडाउन से उबर रहा है और अभी भी कोविड-19 के रेस्ट्रिक्शंस लागू हैं। इसलिए स्टेडियम को पूरी क्षमता पर नहीं भरा जा सकता। लेकिन अगर इतना बड़ा स्टेडियम आधा भी भरा हो तो काफी भीड़ होगी। इस स्टेडियम में दर्शक बड़ी आसानी से आ जा सकते हैं और ये एक यादगार अनुभव का भरोसा भी दिलाता है। When you have such capacity and people going crazy at the stadium, you know, it feels nice. I remember in 2011 when we were on the verge of winning the World Cup, the entire stadium was singing Vande Mataram, and national anthem. It just gives you goosebumps. What better feeling than that? And what do you play sport for? You play sport for when 60,000 people are cheering for you and singing Vande Mataram. ऊपर बनी प्रेसिडेंशियल स्वीट से इस शानदार ग्राउंड का शानदार नजारा दिखता है और कॉर्पोरेट बॉक्सेस की हॉस्पिटैलिटी का कोई जवाब नहीं है। कोविड-19 प्रोटोकॉल्स अभी भी लागू हैं। 1,32,000 सीट्स में से सिर्फ 57,000 ही भरेंगी। फिर भी होम टीम की हौसला अफजाई में कोई कमी नहीं होगी। लोग जोश से भरे हैं और शोर काफी बढ़ चुका है। It's a place where we'll see a lot more camps happening in the future. This kind of facility, children growing up should feel very, very lucky to be able to access and make the most of it. It would be massive to get 5 wickets or get a wicket or to score 100. And 130,000 people, Indian supporters, you know, screaming your name, clapping for your 100. That'll be some experience to cherish and savor, I'm sure. I would have loved to play, you know, in front of a crowd like this. The game is like religion here, and more the seats you have, the more the bums you'll get filling those seats, and the noise they make, awesome. Sometimes it's the atmosphere is more important, and I feel having more than 100,000 people, I wish I can play. फैंस तो मैच और मैदान को देखकर ही हैरान हैं। जब हम स्टेडियम के अंदर आ रहे थे तब गेट पर भी माहौल जोश से भरा था और लोगों का जोश देखने लायक था। गेट से ही लोग इंडिया के लिए चीयर कर रहे थे और चीयर करते हुए वो स्टेडियम के अंदर तक आए। इंडिया इंडिया, बड़ा कमाल का एहसास था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी अब दुनिया के बेहतरीन स्पोर्टिंग वेन्यूज में शुमार हो गया है। We will ensure that this stadium will become a pride of Gujarat and India.
So hardcore cricket fan wants to visit the Lord's Stadium, MCG Stadium. So now onwards they will add Narendra Modi Stadium on their list. ये सिर्फ स्टेडियम भर नहीं है, ये एक ऐसा क्रिकेट ग्राउंड है जिसका इतिहास बहुत पुराना है और उसी जमीन पर बनकर तैयार है डिजाइन और इंजीनियरिंग का एक मॉडर्न मार्वल, क्रिकेट का नया लैंडमार्क जिसका गौरव होने वाला है। ये प्रतीक है इस खेल के प्रति भारत के जुनून का और ये एक मिसाल है आगे बढ़ते भारत की।